नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे आपको रिलेट कर सको। आप जानते हो कि लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो बेरूबारी यूनियन का जो केस था 1960 का, वो हमने डिस्कस किया था। आज ये उसका सेकंड पार्ट है और आज हम लीगल तौर पे जितने भी इशू बने उनके क्या क्या सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर जो फर्स्ट वाला था अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले इसे देख लो ताकि आज के लेक्चर से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी बन सके। वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चरों की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आप जानते हो कि जो नेहरू नून समझौता हुआ था उसके दौरान ये बात हुई थी कि जो बेरूबारी संघ का क्षेत्र है वो पाकिस्तान को देने की बात की गई थी कि आधा भारत अपने पास रख लेगा और आधा जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा इस नेहरू नून समझौते के साथ में। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि क्या ये लीगल तौर पर सही है, क्या भारत ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये बात कहाँ पहुंची थी, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और लेकर कौन गए थे, ये गए थे राजेंद्र प्रसाद जो तत्कालिक राष्ट्रपति हमारे देश के थे। वो जानते थे कि ये मामला जो बहुत ज़्यादा पेचीदा है और इसके लिए मुझे अपनी पावर का यानी कि आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श है वो लेना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय से मांगा गया परामर्श। राष्ट्रपति ने न्यायालय से 2 प्रश्न पूछे और उनके द्वारा क्या क्या पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि क्या बेरूबारी संघ को नेहरू नून समझौते के तहत किसी अन्य देश को दिया जा सकता है या नहीं। पहला क्वेश्चन तो यही था कि क्या ऐसा हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या थी, अगर दिया जा सकता है, अगर आप बोलते हो कि आप ऐसा कर सकते हो तो इसके लिए इसे प्रभावी बनाने के लिए क्या कोई विधायी कार्रवाई की आवश्यकता है या फिर हम ऐसे ही दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ये आता है, यदि विधायी कार्रवाई करनी पड़े, अगर हमें विधायी कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेजिस्लेचर का जो सहारा है जो हमें लेना पड़ेगा, क्या उसके द्वारा हम आर्टिकल 3 के तहत ऐसा कर सकते हैं या फिर हमें आर्टिकल 368 के तहत हमें क्या करना पड़ेगा, इस कार्रवाई को अंजाम देना पड़ेगा या संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अब ये सवाल उनके सामने थे। तो आर्टिकल 3 के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो आर्टिकल 3 है उसमें क्या किया गया है कि भारत की जो संसद है वो राज्य के किसी भी हिस्से को घटा सकती है। देश का जो राज्य क्षेत्र फैला हुआ है उसके किसी हिस्से को घटा सकती है, किसी हिस्से को बढ़ा सकती है, पुनर्निर्धारण पुनर्निर्माण भी कर सकती है, उसका नाम भी बदल सकती है। ये बातें तो तय हैं। क्या अपने राज्य के किसी क्षेत्र को किसी और देश को दिया भी जा सकता है इसके द्वारा या नहीं दिया जा सकता। अब ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन थे इनके ऊपर जो परामर्श था वो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट साहब क्या कह रहे हैं, न्यायालय ने संसद की शक्तियों को परिभाषित करना स्टार्ट किया। न्यायालय ने बताया कि संसद के पास में निम्नलिखित शक्तियां मौजूद हैं और इनके द्वारा आप क्या क्या कर सकते हो ये आप देख सकते हो। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 के अंदर 3 सूची और रखी गई हैं जिसके अंदर क्या है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। कौन करंट लिस्ट से बोलते हो, समवर्ती सूची है। अब जो संघ सूची है उसमें जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर संसद को अधिकार होता है कानून बनाने का, एक्ट बनाने का। जो भी राज्य सूची है, राज्य सूची में जितने भी सब्जेक्ट रखे हुए हैं उनके ऊपर राज्य को अधिकार होता है, राज्य की जो विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है, असेंबली होती है, उसे अधिकार होता है उनके ऊपर क्या बनाने का, कानून बनाने का, एक्ट बनाने का। अब जो बची समवर्ती सूची, अब ये क्या आती है, बीच की सूची होती है जिसमें राज्य भी कानून बना सकता है और इसमें केंद्र भी कानून बना सकता है। अब अगर इसके किसी विषय पर डिस्प्यूट आपस में हो जाता है
मान लिया राज्य बोलता है कि मैं इस विषय पर मैं भी कानून बनाऊंगा और केंद्र भी कानून बनाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रभावी किसका कानून होगा? तो संसद द्वारा बनाया गया यानी कि केंद्र द्वारा बनाया गया जो कानून होगा वो प्रभावी माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो संघ सूची है उसमें संसद को यह अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, वो भारत के किसी भी देश से संधि समझौते कर सकती है। यानी कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो भारत की संसद को है। और क्या कर सकती है, इन्हें देश में लागू भी कर सकती है। यानी नेहरू नून जो समझौता हुआ है वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है। यानी कि संसद को यह अधिकार है, सरकार को यह अधिकार है कि वो इस प्रकार के संधि समझौते कर सकती है। किसके अधीन? जो 7वीं अनुसूची है उसका जो संघ सूची है उसमें जो सब्जेक्ट हैं उनके अनुसार। अब दूसरी बात क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे वर्डिक्ट में कहा कि आर्टिकल 253 इसमें कहा गया है कि विदेशी समझौतों को देश में लागू करने के लिए संसद देश में कानून बना सकती है। अब आपने देखा कि जो सरकार है वो कहाँ गई, वो G20 की मीटिंग में चली गई, UN की मीटिंग में चली गई। वहाँ पे कोई भी ऐसे चीज़ें वहाँ पे पारित होती है जो देश में लागू करनी होती है तो संसद क्या कर सकती है, उन्हें कानून बनाकर देश में लागू कर सकती है। जैसा कि हमारा टारगेट है कि हमें क्या है, जो CO2 का एमिशन है वो देश के अंदर कम करना है और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, उसे बढ़ावा देना है। तो जब हम देश में लागू करेंगे तो वो कैसे लागू करेंगे? संसद में कानून लाकर उसे पास करा कर ही तो लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार संसद के पास ऑलरेडी मौजूद है जो संविधान ने उसे दिया हुआ है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? अब बात आती है 245 यानी कि 245, और ये कहाँ का आर्टिकल है, कौन से भाग का? ये है केंद्र राज्य विधायी संबंध का, जहां पर केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध से रिलेटेड चीजें बताई गई हैं। इसमें क्या कहा है? इसमें लिखा है कि संसद को देश के पूरे या किसी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि राज्य भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। पूरे देश के अंदर चाहे वो छोटा भाग है चाहे बड़ा भाग है, उस पर संसद को अधिकार है कि वो कानून बना सकती है। यानी कि अभी तक हमें ये ज्ञात हो चुका है कि इसके अलावा जो लीगल तौर पर संसद के पास में शक्ति है इस प्रकार के एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की, कानून बनाने की शक्ति संविधान से संसद को मिली हुई है। अगली बात क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 248 संसद को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अलावा, मान लो कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मान लो कि जब ये सूची संविधान बना था क्या उस समय पे व्हाट्सएप था? नहीं था। क्या फेसबुक थी? नहीं थी। यानी कि बहुत सारी चीज़ें उस समय पर नहीं थी जो हम संघ सूची में डाल सकते या फिर राज्य सूची में डाल सकते थे या फिर समवर्ती सूची में डाल सकते थे। तो जो विषय नए क्रिएट होते हैं तो उनके ऊपर ये डिबेट हुई कि जो नए सब्जेक्ट आएंगे वो हम राज्य सूची में रखेंगे या फिर केंद्र सूची में राज्य सूची में रखेंगे या केंद्र में रखेंगे या फिर समवर्ती में रखेंगे। तो उनके ऊपर जो एक्ट बनाने की या कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? ठीक है, ये प्रॉब्लम आई थी। तो उन्होंने कहा, संसद ने ये चीज़ें, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके ऊपर क्या है, जो बचे हुए सब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर जो एक्ट बना सकती है, कानून बना सकती है, ये अधिकार संसद को होगा और इसे ही संसद की अपशिष्ट शक्ति का नाम दिया गया। यानी कि बचे हुए सब्जेक्ट पर जो कानून बनाने का अधिकार है, विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, वो देश की संसद को दिया गया है। यानी कि अगर ऐसा कोई समझौता हो भी गया है जो राज्य सूची में भी नहीं है, संघ सूची में भी नहीं है, समवर्ती सूची में भी नहीं है, तो ऐसे बचे हुए अपशिष्ट जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर जो शक्ति है वो केंद्र सरकार को यानी कि संसद को मिली हुई है। तो आप ऐसा कर सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी तौर पर नेहरू नून समझौता हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है और इसे लागू भी किया जा सकता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पक्ष था, वो परामर्श था, वो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को भेज दिया। अब आगे क्या होता है? पश्चिम बंगाल में दंगों का सबसे बड़ा विलन कौन? अब पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? दंगे स्टार्ट हो गए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सरकार का पक्ष ले लिया कि सरकार ऐसा कर सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, बेरूबारी जो क्षेत्र है, वहाँ की जो जनता है वो तो पाकिस्तान को दे दी जाएगी। अब तो वहाँ दंगे होने बहुत ज़्यादा, जो प्रदर्शन होने तय हैं। तो अब पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।
जनता ने विरोध प्रदर्शन के लिए प्रस्तावना के दो महत्वपूर्ण शब्दों का सहारा लिया। जनता का क्या था, जनता भी अपना लीगल रखेगी ना भाई, अपना तर्क रखेगी कि हमें वहां पर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। तो जनता ने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें दो शब्द ऐसे लिखे हुए हैं जो ये बोलते हैं, चीख चीख कर बोलते हैं कि आप हमें पाकिस्तान को या अन्य देश को नहीं दे सकते हो। पहला क्या था, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक का गणराज्य का मतलब होता है कि सरकार को, राष्ट्रपति को, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें जो शक्ति मिलती है वो देश की जनता से मिलती है। यानी कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, चुना हुआ होगा, यानी कि देश की जनता के द्वारा चुना गया होगा, उसके प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया होगा। अब प्रधानमंत्री या सरकार है वो भी देश की जनता के द्वारा चुनी जाएगी। जब ये सारी चीज़ें देश की जनता से चुनी जाएगी तो सर्वोपरि पावर किसके पास हुई, जनता के पास हुई। तो क्या आपको उस पावर से, क्या चुनी हुई जनता ने जो आपको पावर दी है उसका ये अधिकार आप लोगों को मिल जाता है कि आप अपनी जनता को किसी और देश को दे दो। ये बात बहुत गहरी बात थी जो वहाँ की जनता ने कही। तो वहाँ की जनता ने कहा कि भारत की सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है, सभी के यानी सरकार को जनता से प्राप्त शक्ति होती है। क्या सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वह अपने देश की जनता को पाकिस्तान को दे दे। दूसरा शब्द, ये भी लॉजिक सही था। दूसरा शब्द प्रभुत्व संपन्न, सॉवरन, ये भी संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, इसके अनुसार भारत अपने दम पर खड़ा एक देश है, वो किसी के सहारे से खड़ा नहीं है, वो अपने दम पर खड़ा है। एक देश है जिसे अपने बाहरी और आंतरिक फैसले लेने का अधिकार है। कोई भी बाहरी देश किसी भी समझौते को लेकर उस पर दबाव नहीं डाल सकता है। तो सरकार पाकिस्तान के दबाव में इस प्रकार का समझौता कर कैसे सकती है। बहुत लॉजिक वाली बात बोली, ठीक है। कर कैसे सकती है, जो देश की अखंडता को कम करे। भाई देश की अखंडता क्या है, सभी हिस्से राज्य से जुड़े हुए, देश से जुड़े रहे। अगर आप एक राज्य से किसी क्षेत्र को काटकर दूसरे को दे दोगे तो आपकी तो अखंडता ही खतरे में पड़ गई। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जबकि अगर हम सोवरन हैं, उस समय पर जो प्रस्तावना था वो संविधान का भाग नहीं था, ये माना गया, लेकिन आज तो संविधान का भाग था। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका के दबाव में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सीज फायर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसका सीज फायर कर दिया। यानी कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत एक अखंड देश नहीं है, भारत एक सोवरन कंट्री नहीं है। वो अपने फैसले बाहरी तौर पर और आंतरिक फैसले खुद लेने के लिए सक्षम नहीं है। वो दूसरे देश के दबाव में आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आज उन्होंने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि सरेंडर कर दिया, जबकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ये हवाला दे सकता था कि हम जो है सोवरन कंट्री हैं और हमारे किसी भी आंतरिक और बाहरी मामले पर कोई भी देश अपना इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हम जो करेंगे वो हमारी मर्जी है, आप हम पर दबाव नहीं बना सकते हैं। लेकिन क्या कारण रहे, ये मीडिया में बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए इस तरीके की चीज़ें की गई हैं। सच्चाई क्या है ये या तो देश के प्रधानमंत्री जानते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट चाह रहा था कि जो देश की सरकार है, संसद है, उसे सर्वोपरि बनाया जाए। लेकिन जो जनता वहाँ की थी वो भी सही बोल रही थी, उसके जो वकील थे वो भी अपना लॉजिक रख रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ खेला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का खेला हो गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामले टू मामले, जो केस टू केस है, उन पर वो खेलता रहता है, चीज़ों को बदलता रहता है। क्योंकि उस समय पर उसने क्या बोला और आप जानते हो कि केशवानंद भारती के केस में उसने क्या बोला, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को संसद को सर्वोपरि बनाना था। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि संविधान की प्रस्तावना समझौते में बाधा बन रही है। अब सबसे बड़ा विलन कौन था, न देश की जनता थी, न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न पाकिस्तान। अब कोई आगे नहीं आ रहा था, सीधा एक चीज आगे आ रही थी जिसका नाम था प्रस्तावना प्रियम्बल। अब ये आगे बाधा बन रही थी, तो उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, काम ही खत्म कर दिया, टेंशन फ्री, जनता भी चुप, सब कुछ शांत कर दिया मामला, ये बोलकर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का जो भाग है वो प्रस्तावना है ही नहीं। तो जो उसमें लिखा है कि लोकतांत्रिक गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न, इनका हवाला जो आप दे रहे हो कि हमें किसी और देश को ना दिया जाए, तो इनका कोई मतलब, इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि संविधान का भाग प्रस्तावना है ही नहीं। इतना बोलते ही लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न जैसे शब्दों का अर्थ ही खत्म हो गया और जनता शांत हो गई। बस जनता के हाथ ही काट लिए सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब जनता के पास बचा क्या है, अब उन्हें शांत होना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट को सरकार का निर्देश,
अब जनता चुप हो गई। अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 संसद को यह शक्ति नहीं देता है कि वह देश का कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को दे दे, क्योंकि उसमें डिफाइन ही नहीं किया गया है कि जो देश का कोई भी हिस्सा है वो संसद किसी अन्य देश को दे सकती है। तो यानी कि आर्टिकल 3 के तहत तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, पहली चीज। इसके लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि आपको 368 के तहत असीमित अधिकार दिए हुए हैं संविधान के द्वारा कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। आगे इसके ऊपर बड़ी लड़ाइयाँ भी होंगी कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है या फिर संसद सर्वोपरि है। काफ़ी सारे फैसले इसके ऊपर आए हैं, काफ़ी सारे कानून बने हैं इंदिरा गांधी जी के समय पे, उन्हें भी हम टाइम टू टाइम देखते चलेंगे, क्योंकि इसके तहत आपके पास पर्याप्त शक्ति मौजूद है, तो आप ऐसा कर सकते हो। अब सरकार आ गई पावर में, सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई हरी झंडी। तो आप देखते हैं कि सरकार जब आज़ाद हो जाती है तो करती क्या क्या है। सरकार ने क्या किया, संसद में क्या किया, 9वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। और ये कब किया, 1960 में। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में 9वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा पहली अनुसूची, ये अनुसूची कौन सी है, जिसमें राज्यों के सभी नाम लिखे हुए हैं और राज्य क्षेत्र को, भारत के जो राज्य क्षेत्र है उन्हें परिभाषित किया गया है, उसमें परिवर्तन किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो पहली अनुसूची थी उसमें परिवर्तन किया गया और उसमें कुछ ये लिखा गया कि बेरूबारी का इतना क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। ये उसमें मेंशन कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। इस प्रकार बेरूबारी के लोग रातों रात क्या हो गए, पाकिस्तानी हो गए, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। कसूर एक गधे का था जिसे रेड क्लिप बोला गया था। उसने सस्ता नशा करके रातों रात जो है थानों को मिलाया और अपना जो काम था वो पूरा करके गवर्नमेंट को दे दिया कि मैंने जो है दोनों देशों का बंटवारा कर दिया है। और इसके कर्मों की वजह से जो सजा मिली वो बेरूबारी के लोगों को मिली। आगे क्या हुआ, अब आप जानते हो कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो नेहरू जी के बड़े क्लोज हैं, बड़ा प्यार है उनके साथ में, उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप जानते हो कि जो भी कोई गलत चीज़ें होती हैं वो बिल किसके ऊपर फटता है, प्रधानमंत्री नेहरू के ऊपर फटता है, और जो अच्छी चीज़ होती है वो खुद के ऊपर जाती है। तो अब जब रास्ता देख ही लिया तो सरकार ने देखा कि भाई ठीक है, जब नेहरू एक छोटे से क्षेत्र को पाकिस्तान को दे सकते हो तो हमें क्या दिक्कत है, अब रास्ता खुल तो गया ही, तो हम क्या करते हैं, अब देखो हम क्या करते हैं। तो बात आती है 2015 की। 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत भारत ने बांग्लादेश की सीमा से सटे जो 111 क्षेत्र थे उन्हें बांग्लादेश को दे दिया और 51 क्षेत्रों को बांग्लादेश से ले लिया, ताकि दोनों देशों के नागरिकों की नागरिकता सुनिश्चित हो सके। ये काम किया गया किसके द्वारा, जो 2015 में सरकार के द्वारा। तो आप लोगों को ये आर्टिकल सारे ध्यान रखने हैं और दो चीज़ें, दो संविधान संशोधन आप लोगों को याद रखने हैं। कौन सा, एक तो 9वां संविधान संशोधन 1960 का था और दूसरा संविधान संशोधन 2015 का था। ये आप लोगों को दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है और कुछ आर्टिकल जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये आप लोगों को भूलने नहीं है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। कौन कौन से आर्टिकल, 100 आपका हो गया 368 जो संविधान की संशोधन के लिए बाध्य है, इसके द्वारा संविधान का संशोधन किया जा सकता है। और दूसरा आर्टिकल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 7वीं अनुसूची की एंट्री नंबर 14, आर्टिकल 253, आर्टिकल 245 और आर्टिकल 248। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में, एसएससी में, जो भी आप एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई होप कि जो बेरूबारी संघ का जो मामला है, नेहरू नून समझौता है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, जो ये लेक्चर है, ये चीज़ें लॉजिक वाली अच्छी लगती हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा है। वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है, दोस्तों को शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।